कभी सोचा है कि हम ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, किसी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं या फिर नौकरी के लिए किसी भी नए शहर में जाकर बस जाते हैं? आखिर ये अधिकार, ये पावर हमें मिलता कहाँ से है? इन सब का जवाब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही कोर हिस्सा, आर्टिकल 19। तो आज हम स्वतंत्रता और उस पर लगे नियंत्रण से जुड़ी इन्हीं मौलिक आज़ादियों को समझेंगे। ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, खासकर अगर एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम देखेंगे इंडिया की 6 बुनियादी आज़ादियाँ क्या हैं, फिर बात होगी बोलने की आज़ादी की, उसके बाद इकट्ठा होने और समूह बनाने के अधिकार पर, फिर देश में कहीं भी रहने और काम करने की आज़ादी को समझेंगे और आखिर में संपत्ति के अधिकार की बड़ी दिलचस्प कहानी को भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, भारत की 6 मौलिक स्वतंत्रताएं। इसको हम अपनी आज़ादियों का चार्टर भी कह सकते हैं। ये एक तरह से हमारे लोकतांत्रिक जीवन की नींव है, जो आर्टिकल 19 में दी गई है। तो आर्टिकल 19 क्या करता है? ये हर नागरिक को 6 मौलिक आज़ादियों की गारंटी देता है। समझ लीजिए ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक ढाल है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि ये ढाल अटूट नहीं है। मतलब ये आज़ादियाँ असीमित नहीं है, ऐसा नहीं है। समाज में एक संतुलन बनाए रखने के लिए इन पर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। चलिए अब आते हैं इनमें से पहली और शायद सबसे ज्यादा बहस में रहने वाली स्वतंत्रता पर, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसे सच में हमारे लोकतंत्र की आवाज कहा जा सकता है। आखिर ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने विचारों को, अपने ख्यालों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, चाहे बोलकर करें या लिखकर। कोई लेख हो, कोई कला हो, या फिर आजकल जो सबसे आम है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए। बेसिकली अपनी बात रखने और उसे साझा करने का अधिकार। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, ये अधिकार बिना किसी सीमा के नहीं आता, और यहीं पर उचित प्रतिबंध का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। राज्य इस आज़ादी को सीमित कर सकता है कब? जब देश की सुरक्षा का सवाल हो, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखनी हो, किसी की मानहानि न हो या अदालत की अवमानना को रोकना हो। तो ये एक तरह से व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। इस अधिकार की रक्षा करने में हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा रोल रहा है। रमेश थापर और बेनेट कोलमैन जैसे जो ऐतिहासिक मामले हुए हैं, उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात साफ कर दी। क्या? कि प्रेस की स्वतंत्रता इसी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। अब आज के डिजिटल जमाने की बात करें तो श्रेया सिंगल केस एक मील का पत्थर है। सच में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि इसे ऑनलाइन फ्री स्पीच के लिए खतरा माना गया। ये इंटरनेट की आज़ादी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। इसने ऑनलाइन खुद को व्यक्त करने के अधिकार को मनमानी गिरफ्तारी के डर से बचाया। एक व्यक्ति की आवाज़ की ताकत से चलिए अब आगे बढ़ते हैं सामूहिक शक्ति की तरफ। मतलब जब लोग एक साथ आते हैं, यहाँ बात होगी शांति से इकट्ठा होने और संघ बनाने के अधिकार की। तो ये जो शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है, इसका मतलब क्या है? सिंपल है, नागरिकों को शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का पूरा हक है। उदाहरण से समझें तो इंडिया गेट पर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना बिल्कुल सुरक्षित है, पर अगर वही भीड़ हिंसा करने लगे, वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और इस पॉइंट को हिम्मतलाल शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने और साफ किया था। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे में रहते हुए सड़कों पर सार्वजनिक सभाएं करना भी एक अधिकार है। अब इकट्ठा होने से ही जुड़ा हुआ है अगला अधिकार, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी समूह बनाने और उनमें शामिल होने की आज़ादी। ये राजनीतिक दल हो सकते हैं, ट्रेड यूनियन हो सकते हैं या कोई एनजीओ भी। मतलब कॉलेज की स्टूडेंट काउंसिल से लेकर एक राष्ट्रीय मजदूर संघ तक, ये अधिकार सबको शक्ति देता है। और यहाँ भी वही उचित प्रतिबंध वाला जरूरी सिद्धांत आ जाता है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में इन स्वतंत्रताओं को भी सीमित किया जा सकता है। तो वही संतुलन वाली बात यहाँ भी लागू होती है। अब अगला आते हैं उन स्वतंत्रताओं पर जो असल में भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती हैं। ये आज़ादियाँ एकता और आर्थिक अवसरों दोनों को बढ़ावा देती हैं।
ये है देश में कहीं भी रहने और काम करने की आज़ादी। बेसिकली ये 3 जुड़ी हुई आज़ादियों का एक पैकेज है। पहला, आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब भारत में कहीं भी आज़ादी से यात्रा करने का अधिकार। दूसरा, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी जहां चाहें वहां रहने का अधिकार। और तीसरा, पेशे की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी कानूनी व्यापार या व्यवसाय करने की आज़ादी। और हाँ, यहाँ भी कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे कि सार्वजनिक हित में स्वास्थ्य और सुरक्षा के कारणों से या फिर अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए इन अधिकारों को रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित होता है, या फिर अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए लाइसेंस जरूरी है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, संपत्ति के अधिकार की कहानी। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसकी यात्रा काफी अनोखी रही है, एक मौलिक अधिकार से एक संवैधानिक अधिकार बनने तक का सफर। ये टाइमलाइन इस यात्रा को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। फिर आया एक गेम चेंजर, 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम। इस संशोधन ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद इसे एक नए आर्टिकल 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो सवाल उठता है कि एक मौलिक और एक संवैधानिक अधिकार में आखिर फर्क क्या है? ये समझना एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। सोच लीजिए, मौलिक अधिकार एक मजबूत किले की तरह है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वहीं एक संवैधानिक अधिकार एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, संरक्षित तो है, लेकिन इसे लागू करने के लिए आमतौर पर यह दिखाना पड़ता है कि किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, मतलब थोड़ी कमजोर सुरक्षा है। तो आर्टिकल 300A का प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सरकार विकास कार्यों के लिए कानून के हिसाब से संपत्ति ले सकती है, लेकिन उसे उचित मुआवजा देना ही होगा। और अब ऐसा करना किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता। आखिर ये बदलाव जरूरी क्यों था? इससे जमींदारी व्यवस्था खत्म करने और हाईवे या बांध जैसी बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए जमीन लेना आसान हो गया। ओके, तो चलिए एकदम फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं। इस टेबल को अपने एग्जाम चीट शीट समझ सकते हैं। यहाँ सारी प्रमुख स्वतंत्रताएं, उनके संबंधित आर्टिकल और उनसे जुड़े मुख्य केस लॉज एक ही जगह पर है। रिवीजन के लिए ये परफेक्ट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम आएगा। और अब एक सवाल, थोड़ा सोचने के लिए। आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में आर्टिकल 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताओं में से किस स्वतंत्रता को सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? सोचिएगा जरूर। तो ये था आर्टिकल 19 के तहत भारत की मौलिक स्वतंत्रताओं का पूरा ब्रेकडाउन। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर ये पूरा विश्लेषण आसान लगा और इससे मदद मिली तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, जो सवाल मैंने पूछा था उस पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही जटिल विषयों पर और गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।